हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं लेके आ गया हूँ आप सबके सामने एक नया लेक्चर। किस चीज़ का? इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट क्लास में हमने चालू किया था ब्लॉक क्रेडिट और उसको हम जल्दी से एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे। ऊपर ऊपर से हमने क्या पढ़ा था, इन डिटेल नहीं, ऊपर ऊपर से हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आगे के ब्लॉक क्रेडिट चालू करेंगे। हमें जौन से पढ़ने में रह गए हैं। तो ब्लॉक क्रेडिट का क्या मतलब था, हमने क्या बोला था, कुछ चीज़ों पर क्रेडिट ब्लॉक किया हुआ है गवर्नमेंट ने, कुछ चीज़ों पर क्रेडिट ब्लॉक किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि इस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट ने बोला है इस पर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, देयर इज माय हियर इज माय लेजर पेन। सो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के हिसाब से आपको इन पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, इन पर नहीं मिलेगा, इन सारे क्लॉजेस पर आपको नहीं मिलेगा, इन सारे पॉइंट्स पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, जोर जोर से बोल रहा हूँ आपको। तो सुनो मेरी बात। पॉइंट नंबर ए हमने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर ए भी हमने, पॉइंट नंबर ए हमने पढ़ लिया और पॉइंट नंबर ए भी पढ़ लिया। ए बी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इन दोनों से लिंक था। ठीक है, हम बी से आज चालू करेंगे। हम मेन ये पढ़ेंगे, ये सब ना बड़े हैं। इनके बाद ये सारे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इनमें 10 मिनट लगेगा, मेन इनमें टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब जो मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से। ठीक है, चलो आगे। मोटर व्हीकल के हमने बारे में पढ़ा, मोटर व्हीकल के बारे में हमने पढ़ा, अगर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ करिए उस पर क्रेडिट अवेलेबल है, उस पर अवेलेबल है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है और अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है, उस केस में क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। 13 से ऊपर है तो क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन अगर मान लो उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, या फिर यूज़ किया जा रहा है फॉर ट्रेनिंग और फॉर ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ इन सच मोटर व्हीकल, मतलब उस पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहे हो आप, या फिर बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, या फिर उस पर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर को, उस पर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर को, मोटर व्हीकल पर, मोटर व्हीकल पर, बैलगाड़ी पर नहीं, मोटर व्हीकल पर। ऐसी व्हीकल जिस पर मोटर है, ऐसी व्हीकल जिस पर मोटर है, ध्यान से सुनो, ऐसी व्हीकल जिस पर मोटर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, बैलगाड़ी की बात नहीं कर रहा, या ऐसी व्हीकल अदर देन मोटर व्हीकल की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना। तो आगे आगे इसके बाद हमने वेसल एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो वेसल या एयरक्राफ्ट, वेसल या सॉरी वेसल, वेसल ये पानी में चलने वाला, एयरक्राफ्ट ये उल्टा कर दिया था मैंने। ठीक है, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल की बात अगर कर रहे हैं, उसमें उसको अगर यूज किया जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो क्रेडिट अवेलेबल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्रेडिट अवेलेबल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर इसको आप यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, इन दैट केस क्रेडिट अवेलेबल नॉर्मली नहीं है, नॉर्मली नहीं है, नॉर्मली नहीं है, यहाँ पर भी नॉर्मली नहीं है। लेकिन अगर यूज किया जा रहा है फॉर थ्री पर्पस, अदर फॉर थ्री पर्पस, फॉर मेक फॉर आउटवर्ड सप्लाई, फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सच एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, फॉर सच एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, या फिर फॉर ट्रेनिंग ऑफ नेविगेटिंग या फिर फ्लाइंग, नेविगेटिंग वेसल की, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की, उस केस में क्रेडिट अवेलेबल है, उस केस में अवेलेबल है। और दूसरा, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इन एयरक्राफ्ट या फिर इन वेसल, इन दैट केस क्रेडिट अवेलेबल है, इन दैट केस क्रेडिट अवेलेबल है। अदर देन इन सारे केसेस के अलावा क्रेडिट अवेलेबल नॉर्मली नहीं है, नॉर्मली क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जिन मोटर व्हीकल, जिन एयरक्राफ्ट, जिन वेसल पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, इन केसेस की बात कर रहा हूँ, इस केस की, इस केस की, ठीक है, बात कर रहा हूं मैं। अगर इन केसेस के मोटर व्हीकल या एयरक्राफ्ट या फिर वेसल पर हम ये सर्विस लेते हैं, हम ये सारी सर्विस लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं, सर्विसिंग की सर्विस लेते हैं, सर्विस करवा रहे हो उसकी, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेते हैं, तो उस केस में इन इनपुट सर्विस का भी क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। अरे यार शिट, हे भगवान चल जाए, भगवान प्लीज़, भगवान चल जाए। मेरे एप्पल पेंसिल की बैटरी खत्म होने वाली है, प्लीज़ चल जाए। चलो, चल जाएगी, मैंने देखो इतनी मन्नतें की है, आई होप चल जाए। चलो, हाँ चलेगी चलेगी, चलो तू जल्दी बढ़ा। हाँ तो सुनो, इस पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, नहीं हो तो मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा इस क्लास को, कोई बात नहीं। ठीक है ना, इस पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अब सुनो, मैं जल्दी से अपना इसको आगे रिवाइज नहीं करवा रहा, इसको अगली क्लास में, पिछली क्लास में मेरा देख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेरे को डर लग रहा है खत्म होने वाली है इसकी बैटरी। क्यों रिचार्ज नहीं करता, क्यों इसको चार्ज नहीं करता, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पर शाश्वत भाई, छोड़ो, हम आगे की सोचेंगे, पीछे की नहीं। आई एम ऑप्टोमिस्टिक पर्सन। हाँ, ज़्यादा मत बोलो सर, आगे पढ़ा लो। टाइम वेस्ट करे जा रहे हो आप। हाँ, पॉइंट नंबर बी, शांत शांत शांत, आ जाओ। पॉइंट नंबर बी, हमने क्या पढ़ा? ए पढ़ लिया, ए पढ़ लिया, ए बी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर बी ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। ठीक है ना, ब्लॉक क्रेडिट। सुनो पॉइंट नंबर बी। हाँ, फॉलोइंग फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर बोथ। ठीक है, बोथ। हम्म,
फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस और बोथ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पहले लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा, पहले लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ले लो आप फूड और बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, बेवरेजेस। आउटडोर केटरिंग, खाने पीने की आउटडोर केटरिंग, अरे आउटडोर केटरिंग या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट या फिर हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, या फिर कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी सर्विस, प्लास्टिक सर्जरी या फिर यहाँ पर लीसिंग, रेंटिंग या फिर हायरिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट या फिर वेसल लिख लो आप, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट। कवर्ड इन पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर ए। ठीक है, लीज कर रहे हो, रेंट कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो उन मोटर व्हीकल को, उन वेसल को, उन एयरक्राफ्ट को जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए बी सॉरी पॉइंट ए और डबल ए में हमने कवर किया ऊपर 17 सबसेक्शन 5 के ऊपर, जो हमने यहाँ पे कवर किया, ये है ना, हमने यहाँ पे कवर किया इन पॉइंट्स की बात कर रहा है। ए और ये ए वाला ये है ना, ये ए और ये वाला डबल ए, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद इसको समझाऊंगा अभी, रुको। ये वाला पेन चाहिए हमें, या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, लाइफ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो आप। ठीक है, या फिर यहाँ पर आगे लिखवाता हूँ पहले, मेंबरशिप ऑफ क्लब, पूरा इसको लिखवा रहा हूँ जल्दी से ना। दूसरा दूसरा मेंबरशिप ऑफ क्लब सर्विस, मेंबरशिप ऑफ क्लब या फिर हेल्थ फिटनेस सेंटर। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ गया ट्रैवल बेनिफिट, एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय, ई मतलब एम्प्लॉय। ठीक है, टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज कर दो इसको, टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन, ऑन वेकेशन फॉर लीव या फिर लीव के लिए, या फिर होम ट्रैवल बेनिफिट के लिए, होम ट्रैवल कंसेशन के लिए। ठीक है, हाँ अब इसको समझाता हूँ, अब इसको समझाता हूँ। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो, अगर अगर मान लो इन सारी चीज़ों की, इन सारी चीज़ों की, इन सारी चीज़ों की इनपुट सर्विस, इन सारी चीज़ों की इनपुट सर्विस कोई बिजनेस ले रहा है, कोई बिजनेस ये ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस या बोथ बाय बिजनेस। मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, बाय बिजनेस। अगर बिजनेस
इन चीज़ों की इनपुट ले रहा है, इन चीज़ों की इनपुट ले रहा है। किस चीज़ की इनपुट ले रहा है? पॉइंट नंबर 1 में, अगर कोई बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड बिजनेस है, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी मान लो, रजिस्टर्ड कंपनी मान लो आप, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी भी एक तरीके का बिजनेस हो गया, अच्छा था, रजिस्टर्ड कंपनी भी एक तरीके का बिजनेस हो गया, ठीक है, तो वो मान लो फूड और बेवरेज का इनपुट ले रहा है, ठीक है, और आउटडोर केटरिंग की सर्विस ले रहा है एज इनपुट, ठीक है, इनपुट ले रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को सर्व करने के लिए, ठीक है, या कोई इवेंट हो रहा है उसके लिए आउटडोर केटरिंग की सर्विस ले रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत इवेंट्स होते रहते हैं ना कंपनी में, मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ काफ़ी सारे इवेंट्स मान लो होते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब कभी कभी मान लो एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने आउटडोर केटरिंग की सर्विस ले ली, ठीक है, आउटडोर केटरिंग की सर्विस ले ली एम्प्लॉयज़ के लिए जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल अपने मन से बना के मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की मान लो इनपुट ली, ब्यूटी ट्रीटमेंट की इनपुट ली, या फिर हेल्थ सर्विस की इनपुट ली, या फिर कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी की इनपुट ली, किसी बिजनेस ने या फिर किसी कंपनी ने, ठीक है, या फिर आपने लीसिंग, रेंटिंग या फिर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट, जो कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर ए ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर है ऊपर ब्लॉक क्रेडिट में, ठीक है, अगर आपने उन मोटर व्हीकल, उन वेसल और उन एयरक्राफ्ट की जो ऊपर ए और पॉइंट डबल ए में कवर है, उनकी आपने रेंटिंग, लीसिंग या फिर हायरिंग की सर्विस ली, उस केस में इस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की इनपुट ली फॉर एनी रीजन, फॉर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले ली, फॉर एग्जाम्पल, आपको इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले लिया फिर, ठीक है, इस पर आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में मिलेगा। मैंने अभी एक कोई कंपनी है, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे को मेरे दोस्त ने मुझे किसी ने बताया था, ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, मेरे दोस्त ने मुझे किसी ने बताया था कि उसकी कंपनी में क्या हुआ कि वहाँ पर कोई XYZ कंपनी है, उसने इंश्योरेंस पर आईटीसी लिया हुआ था, ठीक है, मेरे को फ़ोन आ रहा है, अरे यार एक मिनट रुको, अरे यार लोकेश भाई, अब बाद में बात करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। हे भगवान, छोड़ो, आगे बढ़ो, टेढ़ा हो गया थोड़ा, बेटा बेटा बेटा, कहाँ पे था मैं, हाँ, मेरे एक दोस्त की कंपनी है, आर्टिकलशिप कर रहा है वो मेरा दोस्त, उसने बताया था कि एक किसी कंपनी ने क्या हुआ इंश्योरेंस पर, मैं ऐसी इसके थ्रू आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए आपको, ठीक है, किसी कंपनी ने इंश्योरेंस पर क्या हुआ आईटीसी क्लेम कर लिया, ठीक है, और उसको शो कॉज नोटिस आ गया डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट कौन सी, CGST डिपार्टमेंट, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डिपार्टमेंट से उसको आ गया शो कॉज नोटिस, ठीक है, उस केस में अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि हमने लाइफ इंश्योरेंस का नहीं लिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर आप आईटीसी नहीं ले सकते, उन्होंने बोला हमने जनरल इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लिया, हमने जनरल इंश्योरेंस लिया, जनरल इंश्योरेंस, ये देखो, जनरल इंश्योरेंस, हमने जनरल इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया, ठीक है, कि उसकी कंपनी में जहाँ वो आर्टिकलशिप कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में, उन्होंने जनरल इंश्योरेंस ले लिया, मतलब उन्होंने ये बोला रिप्लाई में कि हमने जनरल इंश्योरेंस लिया, उनको हाँ ठीक है, अब जनरल इंश्योरेंस पर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जनरल इंश्योरेंस पर आप आईटीसी ले सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप एज इनपुट ले रहे हो, उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पर और हेल्थ इंश्योरेंस पर, लेकिन अगर आप जनरल इंश्योरेंस पेपर में आ गया या फिर ऐसी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, हाँ आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा इनवॉइस का कि वो जनरल इंश्योरेंस है, आपने किसी से भी लिया, ICICI से लिया, आपने किसी से भी लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने जनरल इंश्योरेंस कहीं से भी लिया, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा इनवॉइस पे कि वहाँ जनरल इंश्योरेंस लिखा है, ठीक है ना, उसकी कंपनी ने भी प्रूफ दिखाया था, मतलब जिस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस बोला था रिप्लाई में कि हमने जनरल इंश्योरेंस के थ्रू लिया है आईटीसी, तो हम अवेल कर सकते हैं, हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कवर नहीं होते, अंडर पॉइंट बी हम कवर नहीं होते, उन्होंने जो रिप्लाई बनाया था उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि हम जनरल इंश्योरेंस हमने ली है, हमने नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली है, तो हम एलिजिबल है, साथ में उन्होंने इनवॉइस अटैच कर दी है, जितने भी उन्होंने जनरल इंश्योरेंस लिया है इनवॉइस अटैच कर दिया कि भाई देखो हमने तो जनरल इंश्योरेंस लिया, आप कुछ नहीं कर नहीं सकते, देखो हमने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, समझे मेरी बात, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो, हाँ, तो आगे अगर आपने मेंबरशिप ली है किसी क्लब की किसी क्लब की हेल्थ या फिटनेस सेंटर की, किसी क्लब की हेल्थ या फिटनेस सेंटर की, ठीक है, अगर आपने मेंबरशिप सर्विस ली है किसी क्लब की
या फिर हेल्थ या फिटनेस सेंटर की, जिम की ले ली फॉर एग्जांपल, जिम की ले ली आपने मेंबरशिप सर्विस, अपने मान लो एम्प्लॉय की ले ली एज इनपुट सर्विस आपने ले ली, आप इस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर्मल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। अगर आपने ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंड की, अगर आपने ट्रेवल बेनिफिट दिया है किसी अपने एम्प्लॉय को, अगर आपने ट्रेवल बेनिफिट दिया है किसी बिजनेस ने, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने आपने कोई ट्रेवल बेनिफिट दिया है अपने एम्प्लॉय को ताकि वो वेकेशन पे जा सके, ताकि वो वेकेशन पे जा सके, ठीक है, अपने घर पे, ठीक है, अपने घर पे या फिर कहीं पर भी, उस केस में उस पर भी आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, उस पर भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, उस पर भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपने ट्रेवल बेनिफिट दिया है अपने किसी एम्प्लॉय को कि जाओ वेकेशन पे घूम के आओ, ठीक है, या फिर जाओ अपने घर पे घूम के आओ, या फिर अपने मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो होम ट्रेवल कंसेशन दे दिया अपने एम्प्लॉय को, उस केस में भी आप उस इनपुट सर्विस पर जो आपने अपने एम्प्लॉय को दिया है उस पर आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बोला है एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 पॉइंट नंबर बी का ये वाला थर्ड पॉइंट, ठीक है, आप नहीं कर सकते उस पर आईटीसी अवेल, ठीक है ना। अच्छा, इस पर इसका एक निमोनिक बता देता हूँ आपको, इसका एक निमोनिक बता देता हूँ आपको, रुको रेड पेन से लिखता हूँ, फॉब, FOBHCL, FOB HCL, FOB HCL I फॉर इंश्योरेंस, ठीक है, I, ठीक है, FOB HCLI, FOB HCLI, FOB HCLI, मतलब FOB HCLI का आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, इनका भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इनका भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। निमोनिक मैंने आपको बता दिया, F से फूड और O से आउटडोर कैटरिंग, B से ब्यूटी या फिर ये अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लिया, H से हेल्थ सर्विस हो गया, C से क्या हो गया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हो गया, L उसके बाद L से क्या हो गया अपना देखो यहाँ लीसिंग, रेंटिंग, हायरिंग सर्विस, मतलब एक लाइन से आपको याद करवाने के लिए मैंने ये बना लिया FOB HCL आई से इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कौन सा, लाइफ और हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस नहीं, लाइफ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने आपको जनरल इंश्योरेंस मेरे को खुद अभी रिसेंटली मतलब मुझे भी उसने बताया ना तो मुझे लगा हाँ भाई सही बात है, ओके, तो मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन हमें नहीं पता होगी आपको और मुझे, क्योंकि हम अभी मतलब हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ रहे हैं ना। मैं खुद इनडायरेक्ट टैक्स में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ और इसीलिए एक रीज़न मेरा ये भी है क्योंकि मैं खुद इसको पढ़ाना चाहता हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सीखूंगा तो और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ो। अब मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिखवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, नोट लिखवाऊंगा, आईटीसी अवेलेबल ITC is available when inward supply of such goods या फिर सर्विस या फिर बोथ is used by registered person for outward supply of same category ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, यहाँ पर आप मान लो, ठीक है। तो चलो इसको मैं एक बार बॉक्स में कन्वर्ट कर लूँ, हाँ नोट देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोट किसके लिए नोट लिखा है, इसके लिए नोट लिखा है, इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, पॉइंट नंबर बी के फर्स्ट वाला ये जो है ना ये रोमन नंबर, इसके लिए लिखा है मैंने, ठीक है। सुनो ये नोट इसके लिए लिखा है मैंने, आईटीसी अवेलेबल होगा फॉब HCLI के लिए, दोबारा बोल रहा हूँ, आईटीसी अवेलेबल होगा फॉब HCLI के लिए इफ इनवर्ट सप्लाई
और सच गुड्स और सर्विस और बोथ इज यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी। मतलब अगर कोई ऐसी बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस है जो कि फॉब HCLI को, जो कि फॉब HCLI का आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, फॉब HCLI का मतलब समझे ना, इनकी बात कर रहा हूँ, फॉब HCLI, ठीक है, फूड वगैरह, ठीक है, F से फूड वगैरह, ठीक है, I से इंश्योरेंस, मतलब ये कोई ऐसा बिजनेस जो कि फॉब HCLI का आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, और इनवर्ट सप्लाई करेगा ना, अगर वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो इनवर्ट सप्लाई भी तो करेगा फॉब HCLI का, इनवर्ट सप्लाई भी तो करेगा ना भाई। मतलब मान लो अगर मैं जीन्स बेच रहा हूँ, तो मैं जीन्स खरीदूंगा भी तो आगे बेचने के लिए, मतलब इनवर्ट सप्लाई भी तो करूंगा ना जीन्स का आगे उसको बेचने के लिए, आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं जीन्स का आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ, जीन्स का इनवर्ट सप्लाई करके, तो उस इनवर्ट सप्लाई पर भी तो मुझे ITC मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैं बिजनेस ही जीन्स का कर रहा हूँ, जीन्स का कर रहा हूँ। सिमिलरली कोई ऐसा बिजनेस जो कि फॉब HCLI को आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में कि भाई तुम नहीं ले सकते क्रेडिट, भाड़ में जाओ। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए एक तमीज़ से, तो मतलब अगर वो बिजनेस ही उसी का कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई का, फॉब HCLI का, उस केस में तो उसको मिलना चाहिए ना ITC, उस केस में तो मिलना चाहिए, तो उस केस में मिलेगा। अगर कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसी कंपनी है, कंपनी एग्जांपल में बोल रहा हूँ पर्सन की, ठीक है, कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, अगर वो फॉब HCLI का आउटवर्ड सप्लाई कर रही है, तो अगर वो फॉब HCLI का इनवर्ट सप्लाई करती है ना, तो उस इनवर्ट सप्लाई पर उसको ITC मिलेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ITC is available when inward supply of such goods or service or both is used by registered person for outward supply of same category, ठीक है ना। अगर फॉब HCLI का ही इनवर्ट सप्लाई हो रहा है, फॉब HCLI का ही आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, तो उस इनवर्ट सप्लाई पर जो फॉब HCLI का हो रहा है उस पर आप क्रेडिट ले सकते हो, उस पर आप ITC ले सकते हो, ठीक है, ये नोट पे लिखा है, ठीक है। अब इन तीनों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, तीनों के लिए। सुनो, प्रोवाइडेड, हाँ ब्लैक से लिखूँ रेड से लिखता हूँ, चलो, प्रोवाइडेड ITC of 1.1, 0.2 और 0.3 is available where it is obligatory for employer, ER is employer, to provide the employee under any law, ठीक है, अंडर एनी लॉ। चलो सुनो मेरी बात को ध्यान से, मान लो ये सारी सर्विस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है। कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसके बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी में कोई एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहा है ये सारी सर्विस, ठीक है, कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ये सारी सर्विस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लो लॉ बना हुआ है, ठीक है, कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, सुनो कंपनी गवर्नमेंट कह रही है, सुनो कंपनी, लॉ बना दिया ऐसे, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ना मेंबरशिप देनी है फिटनेस सेंटर की, ताकि वो फिट रहे और अच्छे से काम कर पाए, ठीक है, उनको कोई बीमारी ना लगे। ये लॉ बन गया, मान लो ये लॉ बन गया, ठीक है। तो अब वो रो रहा है, कंपनी रो रही है कि गवर्नमेंट आपने एक तो लॉ बना दिया कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये सारी इनपुट सर्विस देनी है, ठीक है, कि आप फिट रहो, और ऊपर से आप हमें क्रेडिट बिल लेने दे रहे, ये कौन सी नाइंसाफ़ी है, बताओ हमें। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है रुको, अगर इनमें से कोई भी ऐसी सर्विस है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, जो कोई भी इनपुट सर्विस है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसी सर्विस है, इनपुट सर्विस जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, और वो ऑब्लिगेटरी है अंडर लॉ टू प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर
टू एम्प्लॉय, मतलब अगर फॉर एग्जांपल लॉ ने बोला हुआ है कि आपको करनी पड़ेगी ये सारी सर्विस प्रोवाइड, या इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड, तो उस सर्विस पर, उस इनपुट सर्विस पर जो लॉ ने बोला हुआ है कि आपको प्रोवाइड करनी है, या फ्यूचर में अगर लॉ बोलेगी कि ये इनपुट सर्विस आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसी भी लॉ में अगर बोला हुआ है, किसी भी, खाली जीएसटी में नहीं, किसी भी लॉ में बोला है, फॉर एग्जांपल लेबर एक्ट में बोल दिया, मुझे नहीं पता लेबर एक्ट में सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मैंने सुना लेबर लॉ में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस लॉ में भी अगर लिखा है ना कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड दिस सर्विस, तो उस पर आप आईटीसी ले सकते हो, उस पर आप आईटीसी ले सकते हो, तो इस सर्विस पर आप आईटीसी ले सकते हो अगर ये ऑब्लिगेटरी है अंडर लॉ टू प्रोवाइड एनी ऑफ दिस सर्विस, तो आप इन उस सर्विस पर जो कि ऑब्लिगेटरी है, उस इनपुट सर्विस पर, फॉर एग्जांपल ये वाली इनपुट सर्विस ऑब्लिगेटरी है बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय प्रोवाइड करना, ठीक है, तो इस केस में आप उसका आईटीसी ले सकते हो, उस केस में उसका आप आईटीसी ले सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, तो यहाँ पर यही लिखा है, इसको रीड करके बता रहा हूँ, प्रोवाइडेड आईटीसी ऑफ पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 इज अवेलेबल, ये तीनों पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 इज अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर, वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी सर्विस, इनमें से कोई भी इनपुट सर्विस अगर ऑब्लिगेटरी है, अगर ऑब्लिगेटरी है, इनपुट सर्विस या इनपुट गुड, मैं बार बार इनपुट सर्विस बोल रहा हूँ, कोई भी इनपुट सर्विस या इनपुट गुड अगर ऑब्लिगेटरी है बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना ऑब्लिगेटरी है टू द एम्प्लॉय, कोई भी इनपुट सर्विस या इनपुट गुड, उस केस में उस इनपुट सर्विस या उस इनपुट गुड का आप आईटीसी ले सकते हो, कंपनी, आप रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी ले सकते हो अगर ऑब्लिगेटरी है अंडर लॉ, ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ये पूरा पॉइंट बी ये बहुत बड़ा था और अच्छे से समझ में आ गया होगा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इसको अच्छे से। चलो अब हम पॉइंट सी और पॉइंट डी की बात करेंगे, ये दोनों थोड़े से लिंक्ड है, ये दोनों थोड़े से लिंक्ड है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, ठीक है, पॉइंट सी प्लस डी, सुनो, हाँ, सी टी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अरे भाई या फिर गुड्स या फिर सर्विस और बोथ, छोड़ो भाई एक मिनट, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery, other than plant and machinery, इन दैट केस आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको समझाऊंगा अभी, डरना मत कि मैंने समझाया नहीं, डरते नहीं हम सर, आपके स्टूडेंट है भाई, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मेरे दोस्त हो, और मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं खुद अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने कंपनी में काम सीखने के लिए, इवन आई एम स्ट्रगलिंग, रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, मत रो, बट मैं सीखूंगा ज़रूर, नो आईटीसी, हाँ आगे, यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखवाना चाहूँगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी अरे मैं क्या क्या लिख रहा हूँ ये, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, एक्सेप्ट वेयर इट्स इनपुट फॉर
further supply of work contract। एक बॉक्स चाहिए मुझे बस। हाँ सुनो, अब सुनो अब मैं ना आपको बस पहले ये समझा रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा। सुनो, पॉइंट नंबर सी वर्क बात करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, और पॉइंट नंबर बी बात करता है गुड्स एंड सर्विस की। पॉइंट नंबर सी बात करता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, और पॉइंट नंबर बी बात करता है पॉइंट नंबर सी बात करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, पॉइंट नंबर डी बात करता है गुड्स एंड सर्विस की। गुड्स एंड सर्विस के दोनों की, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, मान लो किसी सिंपल वर्ड में आप ये समझ लो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, फैब्रिकेशन का, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में उसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और आती है। रुको ज़रा एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। कहाँ गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? डेफिनेशन जीएसटी ठीक है, छोड़ो यार, ऐसे ही करो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, देखो जो मैंने बोला, फॉर कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फॉर और फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वेर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज इन गुड्स, ठीक है। किसी भी, इन शॉर्ट आप ये समझ लो, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो, इरेक्शन कर रहे हो, इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये आपको बस दिखाना था मुझे, ऐसी नॉलेज के लिए, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है आप ये समझो, क्या होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, अंडर जीएसटी लॉ ही था ना ये, एक मिनट रुको। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग, हाँ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, ओके, gstcouncil.gov.in, हाँ साइट भी सही है, सही है, चलो। हाँ, मुझे मतलब बताना था आपको, मैंने बता दिया। अब आगे सुनो। हाँ, अब इसके बाद सुनो, यहाँ पर गुड्स और सर्विस, मान लो कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपने समझ लिया, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स और सर्विस है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स और सर्विस है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या फिर गुड्स या फिर सर्विस है, ठीक है। और उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को और उस गुड्स और सर्विस को आप यूज कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो उसको, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, आप यूज कर रहे हो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, इन दैट केस आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपने सही से नहीं समझाया सर, मुझे भी लग रहा है मैंने सही से नहीं समझाया, दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई भी गुड्स और सर्विस आप ले रहे हो एज इनपुट, कोई भी आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो एज इनपुट, या फिर आप कोई भी गुड्स और सर्विस आप ले रहे हो एज इनपुट, यहाँ मैं एज इनपुट लेने की बात कर रहा हूँ, मतलब आप एज इनपुट कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, या फिर आप एज इनपुट कोई बिल्डिंग, आपको एज इनपुट कोई गुड्स या फिर सर्विस ले रहे हो, कोई इनपुट कोई गुड्स या सर्विस एज इनपुट, या कोई गुड्स और सर्विस ले रहे हो, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, आप एज इनपुट कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, या फिर आप एज इनपुट कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस ले रहे हो, फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए ले रहे हो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप इसके लिए ले रहे हो, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो, या फिर आप कोई गुड्स और सर्विस ले रहे हो एज इनपुट, उस केस में आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर आपको गुड्स और सर्विस पे जो कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो एज इनपुट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसके लिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर है। until आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए ना लिया हो, ठीक है ना वो। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट वेयर इट्स इनपुट इट्स फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आपने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की इनपुट ली है किसी कि आपको आउटपुट सप्लाई करना है, ठीक है। आपको आउटपुट सप्लाई करना है किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के वे में आपको आउटपुट सप्लाई करना है, उस केस में आप क्रेडिट ले लो। मतलब अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आउटपुट सप्लाई करने के लिए, तब तो अवेलेबल है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ों में, अगर आप किसी चीज़ के आउटपुट सप्लाई कर रहे हो और उसी चीज़ का आप इनपुट ले रहे हो, उसी चीज़ का आप इनपुट सप्लाई कर रहे हो, तो उस पर तो आईटीसी अवेलेबल होगा ना यार, तो यही चीज़ बता रही है, ये चीज़ बता रही है, ठीक है, यही ये पॉइंट बता रहा है। हाँ तो सुनो आगे, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, इसको सुन लो प्लीज़। हाँ,
कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बस ये लास्ट बड़ा वाला है आईटीसी का ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट, उसके बाद सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है, सारे छोटे छोटे हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, ठीक है। कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी गुड्स और सर्विस आप एज इनपुट ले रहे हो, फॉर व्हाट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, इन दैट केस आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, बीसी ब्लॉक क्रेडिट, ध्यान से सुनना, बीसी का मतलब ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। अब सुनो, ये मैंने आपको बता दिया, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई गुड्स और सर्विस का आप इनपुट ले रहे हो अंडर सी और बी, ये सी में आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डी में आता है गुड्स और सर्विस, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, उस केस में आप बाय लॉ अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 एक्ट 2017, उल्टा बोल दिया, एक्ट 2017, उसके अंडर आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, आईटीसी ब्लॉक्ड है, ठीक है ना। सुनो, अब ये हो गया, अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन लिखवानी है मुझे, चाहे मेरी वीडियो बंद हो जाए, मैं एक्सप्लेनेशन पूरी लिखवा के जाऊंगा, चाहे समझा मैं अगली क्लास में दूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आ जाएगा क्या पूरा? हाँ, आज जाना तो चाहिए मैं, आ जाना चाहिए, चलो ओके, नीचे कर लूंगा नहीं तो उसको। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, हाँ, फॉर पॉइंट सी एंड पॉइंट डी कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है मुझे बताओ यार। कंस्ट्रक्शन में आता है रिकंस्ट्रक्शन, ब्लैक से लिखूंगा ये, रुको, रिकंस्ट्रक्शन आता है कंस्ट्रक्शन में, या फिर रेनोवेशन आता है कंस्ट्रक्शन में, या फिर एडिशंस आते हैं, या फिर ऑल्ट्रेशन भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। मेरी वीडियो बंद हो चुकी है, लेकिन मैं कम से कम ये चीज़ समझा के जाऊंगा यार। एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है, सुन के जाना, 2-3 मिनट और लगेंगे आई गेस, ठीक है। और रिपेयर्स, to the extent of कैपिटलाइजेशन, ब्लू से लिख रहा हूँ इसको, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सुनो, कंस्ट्रक्शन जो मैंने यहाँ पर बोला, कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या आता है, कंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेनेशन दी है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। सो फॉर पॉइंट सी एंड डी कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स क्या क्या, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशंस, ऑल्टरेशन या फिर रिपेयर्स। रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन
या रिपेयर, ये सब कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है, ये सब कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये सब कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगा, ये सब कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगा। यहाँ पे ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन में ये सब इंक्लूड होगा, ये सब कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगा, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सुनो, मान लो ये है हमारी बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, लाइबिलिटी, यहाँ पर क्या आता है, एसेट, ठीक है। अकाउंट्स आपको पता है, ठीक है, हमने 11 से अकाउंट्स चालू की है, ठीक है। और आप कॉलेज में हो और आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आपका अकाउंट्स सब्जेक्ट भी होगा, कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी होगा, ठीक है। तो सुनो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पर एसेट आते हैं। मान लो इस कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज कर दिया, इस कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज कर दिया। जब हम किसी चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं उसको बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज करके यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब जो हमारा बैलेंस शीट में हम उस पर क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फॉर एग्जांपल, या फिर मान लो आपने गुड्स और सर्विस के थ्रू, या फिर आपने गुड्स और सर्विस के थ्रू गुड्स और सर्विस की इनपुट लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की इनपुट ली, और उस इनपुट से आपने कंस्ट्रक्शन की किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किसी भी प्रॉपर्टी की, ठीक है। और आपने उस कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज कर दिया, और आपने उस कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज कर दिया, और आपने उस कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज कर दिया इन द बैलेंस शीट, तो उस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते, उस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया, अगर आपने कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज नहीं किया, इसको आपने एज रिवेन्यू दिखा दिया, एज रिवेन्यू नेचर दिखा दिया, आपने रिवेन्यू नेचर दिखा दिया। सर क्या मतलब रिवेन्यू नेचर? मैंने पहले बैलेंस शीट बनाया, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में होती है डेबिट साइड, होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो यार डेबिट साइड में आपने कंस्ट्रक्शन को रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रॉफिट कम आ गया, प्रॉफिट पहले से कम आ गया, ठीक है। अगर आपने उसको एज रिवेन्यू नेचर दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट साइड पे दिखा दिया, उस केस में आप आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी कब नहीं ले सकते आप, जब आपने कैपिटलाइज कर दिया इसको, बैलेंस शीट में। जब आपने इस कंस्ट्रक्शन को, जब आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर गुड्स और सर्विस या फिर दोनों अपने लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया बैलेंस शीट में, अगर आपने बैलेंस शीट में इसको कैपिटलाइज कर दिया एसेट साइड में, तो उस केस में आप नहीं ले सकते आईटीसी, उस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते, उस केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, ठीक है। उस केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया, आपने रिवेन्यू नेचर का दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड में आपने यहाँ पे दिखा दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, तो उस केस में आप आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी ले लो, ठीक है। ये आपको बताना चाह रहा था। बाकी एक्सप्लेनेशन 2 जो भी है यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। उसके बाद ना मैं कुछ चीज़ें लिख के आऊँगा, लास्ट क्लास में बोल रहा लिख के आऊँगा, बट आज मैं ना कहीं बाहर चला गया था, मुझे जाना पड़ गया था, तो इस चक्कर में मैं लिख नहीं पाया। मैं डायरेक्ट आके लेक्चर बनाया। कल से मेरा ऑफिस है, मंडे मुझे जाना है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है कल मेरा, तो इसलिए मैं कल लेक्चर शायद ना बना पाऊँ, या कल देर से आऊँ तो ना बना पाऊँ। तो मैंने आज जल्दी से मैंने बोला देर मत लगाओ, जल्दी सोना भी है, जल्दी से लेक्चर बना लो जो भी है, ठीक है। तो मैं सोचा लेक्चर ना बनाने से अच्छा बनाना है ना, देर ना करना। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द टिल द एंड। और मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँगा यार, हमेशा आपको भी बोलूँगा यार, देखो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप भी प्लीज़ पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अच्छे से वो सारे काम भी करो जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो। उन चीज़ों को कभी छोड़ो मत, और उन चीज़ों से कभी भागो मत, क्योंकि उन चीज़ों से अभी आप भाग लोगे, और उन सिचुएशन से भी आप भाग लोगे जो आप फेस नहीं करना चाहते, और बाद में रिग्रेट करोगे कि मैं वो काम कर सकता था या मैं वो काम कर सकती थी, बट मैंने वो काम किया नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हार जाओ, बहुत बुरी तरीके से हार जाओ, लेकिन मेहनत करके हार जाओ। रिग्रेट नहीं रहेगा यार कि शिट मैंने वो काम नहीं किया, शिट मेरे साथ वो हो सकता था जो मैं नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो मैं भी मेहनत करके हारने को तैयार हूँ इस चीज़ में जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बिना करे हारने को तैयार नहीं हूँ मैं। सिर्फ आपको बोलूँगा, बड़ी बड़ी बातें मैं करता हूँ खुद से और आपसे। मेरे लेक्चर अभी कोई ज़्यादा देखता भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल मैं बातें करता हूँ, शायद मैं खुद से ही करता हूँ, और मेरे अंदर से बातें निकलती है। और मैं बोलूँगा 10% भी अगर हम ने ये चीज़ें फॉलो कर ली, आपने और मैंने दोनों ने, हम बहुत कुछ कर सकते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। जय श्री कृष्णा, गुड बाय। चलो अगली क्लास में मिलते हैं।